हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट किया था और पहले लेक्चर में हमने कुछ बातें करी थी। याद करो हम किस टॉपिक तक आकर पहुंचे थे। हम पहुंच चुके थे अपने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पर आ चुके थे, जहां पर हमने बात करी थी बीटी कॉटन की, बैसिलस थुरिंजिएंसिस की, है ना, जो एक तरीके का प्रोटीन बनाया करता था और इंसेक्ट की गट में क्या करता था, छेद कर देता था वो प्रोटीन और उससे इंसेक्ट मर जाया करता था। वो एक तरीके का मैकेनिज्म है पेस्ट से रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने का। उसी तरह हमारे पास दूसरा नया मेथड है, उसे हम आज पढ़ने वालेंगे, जिसे आप बोल रहे हो क्या, आरएनए इंटरफेरेंस बोल रहे हो। ये बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है, इसे भी हम समझेंगे। बट हाँ, उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन सा पेस्ट है, किस तरीके के प्लांट को वो इन्फेक्ट किया करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो भी हमारा प्लांट है वो टोबैको का प्लांट है और इसके रूट में एक इन्फेक्शन करने वाला एक वर्म है, जिसको आप बोल रहे हो राउंड वर्म, है ना, नीमाटोडा आप बोल रहे हो जिसको। उसका नाम क्या है, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, एक तरह का राउंड वर्म है, नीमाटोड है। ये करता क्या है, ये रूट में इन्फेक्शन करता है टोबैको प्लांट के, है ना, और उसकी ईल्ड क्या कर देता है, खराब कर देता है, उसकी उपज क्या करता है, खराब कर देता है। अब हमें इसी को सुधारना था। ये निमाटोड है, ठीक है, और इसके डीएनए से आरएनए बन रहा होगा एंड देन प्रोटीन बन रहा होगा, तभी वो प्रोटीन इसको इन्फेक्शन कॉज कर रहा होगा। यही कुछ कहानी हो रही होगी। अब इसी चीज़ को नेचुरली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरीके का हमें मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करें, आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से हमें इस चीज़ों से, ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, इससे हमें सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकालने को मिलेगा। बट ध्यान से सुनते जाना क्या क्या चीज़ें हैं आरएनए इंटरफेरेंस में समझा रहा हूँ। ये एक तरह का नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है जो सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है नेचुरली, है ना, जो ऑलवेज प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोट्स में, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटेई हो, एनिमेलिया हो, कोई भी हो, ये सब के सब यूकैरियोट्स हैं। इन सब में एक नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये होता क्या है, ये एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर आप याद करो, जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा करते हो वहाँ पर आप देखते हो डीएनए होता है ना, और डीएनए पूरा एकदम लंबा मान लो होगा कोई ना कोई पूरा पार्ट, जिसमें से हम कोई छोटा सा सेगमेंट लेते हैं जिसको जीन बोलते हैं, और उसी जीन का हम एक्सप्रेशन करते हैं, एमआरएनए बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, है ना। और उस जीन का वो जो डीएनए था, उसके दोनों धागे में से कोई एक धागे को हम कॉपी करके एमआरएनए बनाया करते थे, क्योंकि आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड का होता था और सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता था कि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा। बट नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, ये जो यहाँ पर बात की जा रही है, इसका नाम ही बता रहा है कि आरएनए इंटरफेयर करेगा। यहाँ पर मतलब आरएनए ही किसी दूसरे आरएनए को क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा। मतलब कि यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान आ रही होगी, जब हम बात किया करते थे कि अगर आप डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से प्रोटीन बनाने की कोशिश करो तो क्या होगा, आप भी जानते हो, अगर दोनों स्ट्रैंड से आप बनाने की कोशिश करोगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए पॉसिबल ही नहीं है हमारे बॉडी में, है ना। और अगर बना भी तो उसके हर एक धागे से अगर प्रोटीन आप बनाओगे, ज़बरदस्ती बनाओगे, तो वो दो तरीके की डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन जाएगी एक ही छोटे से जीन से, है ना। और आप ये बात जानते हो कि डीएनए के किसी सेगमेंट ऑफ जीन से सिर्फ एक तरीके का ही प्रोटीन बना करता है। तो अगर आप इस सेगमेंट ऑफ जीन से डबल स्टैंडर्ड का आरएनए बनाते हो तो आपका दो तरीके का प्रोटीन बनेगा, बट ऐसा बॉडी में बनता ही नहीं है। तो होगा क्या, डबल स्टैंडर्ड का आरएनए अगर आपने बना भी दिया तो ये आगे एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, क्योंकि राइबोसोम नहीं आएगा इसके ऊपर, ना टीआरएनए आएगा कि अपना मैकेनिज्म करे, है ना। तो ये रुका का रुका रह जाएगा। यही कहानी यहाँ पर कुछ ना कुछ होगी, ध्यान से सुनना। हम जानते हैं, देखो, ये मेथड इन्वॉल्व करता है साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए। ये कौन से स्पेसिफिक एमआरएनए की बात कर रहा है, ये उस एमआरएनए की बात कर रहा है जब नेचुरली आपके बॉडी पर इन्फेक्शन होगा, है ना। तो इस एमआरएनए को क्या करना है, हमें रोकना है।
तो ये जो मेथड ये इन्वॉल्व करता है साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक mRNA एंड प्रिवेंट इन ट्रांसलेशन। समझना, ये नेचुरली बात कर रहा हूँ, हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए का कोई जीन मैंने लिया है ना, और जीन में ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, एक को मैं टेम्पलेट बोल दूँ, नॉन कोडिंग या एंटी सेंस बोल दूँ, एक ही बात है। दूसरे वाले को आप कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड बोल दो। और अगर इनके दोनों ही स्ट्रैंड से आपका आरएनए बनता है तो ये दो तरीके का आरएनए बनेगा और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। और ये पॉसिबल होता नहीं है कि बन पाए अच्छे से, लेकिन ये बन इसीलिए रहा है क्योंकि इसको डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करना है, वो रोल प्ले करना है। तो प्रोटीन तो ये नहीं बनाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, हम जान चुके हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर जीन का इसने आरएनए बनाया है। अब ये जीन प्रेजेंट क्यों होता है, क्यों डबल स्टैंडर्ड बन रहा है, यहाँ पर बात ये होती है हर ऑर्गेनिज्म में, हर यूकैरियोट में कुछ पर्टिकुलर जीन ऐसे होते हैं जिसमें सीक्वेंस जो लिखा होता है वही सीक्वेंस वाला कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो इनको इन्फेक्ट कर रहा होता है। तो उसी सीक्वेंस का ये दो तरीके का आरएनए बना कर रखते हैं कि अगर हमारे सीक्वेंस का इन्फेक्शन यहाँ पर हुआ तो हम जो बनाकर तैयार किए हैं डबल स्टैंडर्ड वाला, एक हम धागा ले जाकर उसके पास चिपका देंगे और उसका डबल स्टैंडर्ड बना देंगे आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो वो जो इन्फेक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोटीन नहीं बनेगा। कुछ बात रिलेट हो रही होगी। यहाँ हो क्या रहा है, ये है इनका हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो किसी पर्टिकुलर जीन से बना हुआ है ना। अब ये बना क्यों है, क्योंकि हमें इस सीक्वेंस का करना क्या है, ये वाले सीक्वेंस का अगर ऑर्गेनिज्म अपना आरएनए लेकर आया तो मुझे एक धागे को उठाकर उसके पास रख देना है। ये है कोई ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन करेगा, ये एक लाएगा एमआरएनए जो नॉर्मल होगा और इसी से बनना होता है क्या, प्रोटीन। लेकिन जैसे ही इसका एमआरएनए यहाँ पर आएगा तो इसके एमआरएनए को हम पहचान लिया करेंगे क्योंकि यही वाला सीक्वेंस यहाँ पर भी प्रेजेंट था। तो ये रेड वाला इधर अगर आ गया और ये ब्लू वाला इधर आया तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, अगेन डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे और यही एट द एंड क्या करेगा, प्रोटीन को रोक देगा बनने से। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म चल रही होती है, ये नेचुरल मैकेनिज्म है। साइंटिस्ट ने इसी मैकेनिज्म को समझा और इसी मैकेनिज्म के दौरान इन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, हम ये जो मैकेनिज्म है इसी मैकेनिज्म के बेस पे हम यही काम करेंगे कि जो इंसेक्ट रूट के प्लांट को इन्फेक्ट करता था, उसी इंसेक्ट बोल रहा हूँ, ये जो मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा है जिसको आप नीमाटोड बोल रहे हो, इसका जो कोई ना कोई डीएनए का जीन होगा, उस जीन को आप करो क्या, इस तरीके से निकाल लो, इस तरीके से आप रूट्स में ये जो प्लांट है इनमें मतलब डालो इस तरीके से कि हो क्या, इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर दो कि मैकेनिज्म यही वाला फॉलो हो। मतलब इंट्रोड्यूस इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, है ना। आप इस तरीके से इस जीन को इंट्रोड्यूस करो कि मैकेनिज्म वही वाला फॉलो करे जैसा कि एंटी सेंस और सेंस आरएनए दोनों बनाए, मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दे और बना के प्लांट के अंदर रखे रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपने ये जो जीन निकाला था ये नीमाटोड का निकाला था और अगर ये जीन का डबल स्टैंडर्ड मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ रखा है प्लांट के अंदर आप किसी जीन को कैसे डालते हो, टीआई प्लास्मिड का नाम याद आ रहा होगा, है ना, जिसमें हम एज अ वेक्टर उसमें डाल के प्लांट में डाल देते थे और हम जानते थे ये जो नीमाटोड है यही इन्फेक्शन करता है। तो इसका इन्फेक्शन वाला जीन निकाला हमने और इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया प्लांट में कि वो डबल स्टैंडर्ड का आरएनए बनाकर हमारे पास दोनों चिट्ठा तैयार है, डबल स्टैंडर्ड का आरएनए हमारे पास तैयार है, ये रहा। ठीक है, तो जब कभी भी सचमुच का इन्फेक्शन होगा, नेचुरल अगर वो इन्फेक्शन होगा तो उसको थोड़ी पता है हमारे पास ये एमआरएनए की कॉपी रखी हुई है यहाँ पर, तो होगा क्या, ये इन्फेक्शन करेगा, इसका एमआरएनए जैसे ही एंटर करेगा बॉडी में तो ये वाला जो डबल स्टैंडर्ड का एक धागा था ये पहचान लेगा कि ये तो मेरा जोड़ीदार है, ये उधर जाके इसके साथ चिपक जाएगा और इसके आरएनए को क्या कर देगा, रोक देगा कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस मत करो। तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो एट द एंड होगा क्या, आप इसके इन्फेक्शन को रोक दोगे तो सारी कहानी क्या होगी, यहीं के यहीं ठप पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका
आरएनए इंटरफेरेंस का क्या है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। चीज़ अगर नहीं समझ आई हो ये चीज़ तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, इम्पॉर्टेंट सी है, बट ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो अपने को नोटिस करनी है कि ये नेचुरल मैकेनिज़्म है, इसी मैकेनिज़्म के हिसाब से हमने जीन को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि ये नेचुरल मैकेनिज़्म ट्रिगर हो जाए और इस तरीके से हमारा प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये बात हमें याद रखनी है, एक बार आप दोबारा रिवाइंड कर लोगे, अगर नहीं समझ आए तो समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हम लेकर चलते हैं, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो इसे एक बार। चलिए देखते हैं अब बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन में। अभी तक हमने प्लांट्स के केस में तो देख लिया था, अब मेडिसिन के केस में देखते हैं। यहाँ पर सबसे मेजर हम डिस्कशन कर रहे होंगे इंसुलिन का, बट उससे पहले एक दो पॉइंट है याद रखने वाले कि लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेरोपेटिक ड्रग्स हमने पूरे विश्व में बनाए हैं, ठीक है। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मदद से लगभग 30 ऐसे ड्रग्स हमने तैयार कर लिए हैं, 30 दवाइयाँ ऐसी तैयार कर ली हैं, 12 जिसमें से इंडिया में प्रेजेंट हैं। ये एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब आप आ जाओ कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इसको हम कैसे बनाएंगे। अब देखो इंसुलिन हमें पता है कि जो हमारे बॉडी का ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, उसके बीटा सेल्स में इंसुलिन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और यही इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड के शुगर के लेवल को क्या करता है, जो बढ़ा हुआ है उसको घटाने का काम करता है ना। तो ये मतलब आप कह सकते हो ब्लड शुगर लेवल को डाउन करने का काम करता है। और अगर ये इंसुलिन नहीं बना तो जिस इंसान में ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा था वो हाई रहेगा, और ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को आप क्या बोलोगे कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ठीक है। तो इनको ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन की। पहले के टाइम पे तो पिग हो गए या फिर कैटल हो गए, इन सबको मार के वहाँ से निकाला जाता था इंसुलिन, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता था किस पे, ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल सोर्स कर लिया गया। तो हमने किया क्या कि उसे जेनेटिकली तैयार किया, है ना। अब देखो सबसे पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेडिसिन या हार्मोन क्या था, इंसुलिन ही था। तो इंसुलिन है क्या, एक तरीके का हार्मोन है जो ब्लड शुगर के लेवल को क्या करता है, घटाने का काम करता है। कहाँ पर बनता है, बीटा सेल्स में ऑफ पैनक्रियास के, और दिया जाता है उन पेशेंट्स को जिसे डायबिटीज़ है, मतलब जिसका ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा है, इंजेक्शन के थ्रू इसे दिया जाता है। नॉर्मली समझना, हमारे बॉडी में ये जो जीन होता है जो इंसुलिन को बनाया करेगा, ये जब एक्सप्रेस होकर इंसुलिन मतलब प्रोटीन बनाकर, ये जो बन रहा है प्रोटीन ही तो है एक तरीके का, क्योंकि ये जो चेन है इसकी, ए चेन, बी चेन, सी चेन, ये सब क्या है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, मतलब अमीनो एसिड की पूरी चेन है। तो आप बोल रहे हो कि ये जीन जब एक्सप्रेस करेगा तो ये जो प्रोटीन बनेगा ये इमैच्योर फॉर्म में बनेगा, मतलब कि अभी ये फंक्शनल नहीं है। तो इमैच्योर इंसुलिन बनेगा, इसमें ए बी सी तीनों चेन होगी और ये सब आपस में ऐसे जुड़े हुए होंगे, है ना। लेकिन जब ये बीटा सेल्स में आएगा इसका मैच्योरेशन होगा और ये सी चेन यहाँ पर होगी क्या, रिमूव हो जाएगी, जो ए और बी चेन को आपस में कनेक्ट की हुई थी, है ना। तो ये सी चेन रिमूव हो जाएगी, सी चेन के रिमूव होते ही ए और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड जो बॉन्ड से बने हुए हैं, ये मैच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन है, और यही क्या काम करेगा, ये आपका ब्लड शुगर के लेवल को घटाने का काम करेगा। तो यहाँ पे दिमाग ये आता है कि ये काम करो, इस जीन को आप सिंपली क्या कर दो, ई कोलाई में डाल दो और वो आपके लिए बना देगा प्रोटीन, वो आपके लिए इंसुलिन बना देगा। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ यहाँ होगी जब आप इंसुलिन का जीन ई कोलाई में डालोगे और प्लास्मिड का यूज़ करके, तो वो इमैच्योर इंसुलिन बनाएगा। मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए उसको बीटा सेल से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि इसके अंदर तो होता ही नहीं है। ये तो सिंपली जीन का एक्सप्रेशन किया करेगा और इमैच्योर फॉर्म बनेगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ दिमाग लगाया, एक कंपनी आई, एली लिली कंपनी, 1983 में। इन्होंने किया क्या, इन्होंने सिंपली यही टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये बात ये जानते थे कि अगर पॉलीपेप्टाइड की चेन है, मतलब ढेर सारे अमीनो एसिड जुड़े हैं ना। तो आपको याद आ रहा होगा जब आप जेनेटिक कोड पढ़ते थे, वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे हरगोबिंद खुराना, उन्होंने क्या किया था, अमीनो एसिड्स को लेकर ही इन्होंने छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े बनाए थे, और इन्हीं छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े को आप क्या बोला करते थे, कोडॉन्स। और इन्हीं कोडॉन्स के बेस पे इन्होंने जब
एक साइंटिस्ट की मदद से उसे मशीन में डाला तो उससे अमीनो एसिड पता चल गया कि इस कोडॉन का अमीनो एसिड क्या है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें पता थी। तो ए चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन किस अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बनी है, किस तरीके के उसमें बेसिस लगे हुए हैं, इसका हमने पता लगा लिया और आर्टिफिशियली इसको हमने क्या किया, तैयार कर लिया कि ए चेन किस चीज़ की बनी है, कौन सा सेगमेंट ऑफ जीन था उसे हमने निकाल लिया। उसी तरह बी सेगमेंट के लिए जो बी चेन को बना रहा था उसके लिए भी हमने जीन निकाल लिया और दोनों अलग अलग जीन को अलग अलग ई कोलाई में डालकर उसका बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग करने लगे, मतलब उस जीन का एक्सप्रेशन करने लगे ताकि हमारे पास ए वाली चेन और बी वाली चेन दोनों अलग अलग जगह से प्रोड्यूस होते हुए मिल जाए। अब अगर ए और बी चेन ढेर सारी मिल गई तो हमें करना क्या था, ए और बी चेन तो मिल चुकी थी फंक्शनल के लिए, गड़बड़ सिर्फ यही हुई कि एक काम करो डाई सल्फाइड बॉन्ड से इन्हें जोड़ना था। तो हमने दोनों ई कोलाई बैक्टीरिया से ए और बी चेन को लिया और उसको आर्टिफिशियली डाई पेप्टाइड बॉन्ड से क्या कर दिया, जोड़ दिया और हमने आर्टिफिशियली तैयार कर लिया क्या, बायोटेक्नोलॉजिकल आपका इंसुलिन तैयार कर लिया जो कि ह्यूमन सोर्स का ही तो था। और ह्यूमन सोर्स से निकाला हुआ इंसुलिन है तो वो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे, उसका इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने देखा था। ये अभी हम लिख लेते हैं एक बार, चाहो तो ये नोट डाउन कर लो। देखो यही बात कर रहे थे हम कि 1983 के दौरान एली लिली कंपनी जो अमेरिकन कंपनी थी, इन्होंने आर्टिफिशियली जो जीन्स बनाए ए चेन को और बी चेन को बनाने वाले, है ना, ऐसे जीन्स बनाए एंड देन इसको एक्सप्रेस होने दिया कहाँ पर, होस्ट के अंदर, है ना। दो थ्रू दीज जीन्स दे सेपरेटली फॉर्म ए एंड बी पेप्टाइड चेन्स, कहाँ पर, ई कोलाई के अंदर ए और बी पेप्टाइड चेन इन्होंने ऑलरेडी बनाकर रख ली। अब आर्टिफिशियली इसको मैच्योर इंसुलिन इन्होंने बनाया लैब में बाय जॉइनिंग देम विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ इन्हें आपस में जोड़ दिया और हमारे पास इंसुलिन बन गया था। ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब अभी यहाँ पर देखो, हम देख रहे हैं जीन थेरेपी। यहाँ पर मेनली बात की गई है एक स्किड डिजीज़ की, और ये बीमारी हुआ करती है, एक एडीए जीन हुआ करता था और ये जीन एक एंजाइम बनाता था, एडीए एंजाइम, जो रिस्पॉन्सिबल होता था कि इम्यून सिस्टम को क्या करे, हेल्प करे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी खासी हो जाए। बट अगर ये जीन यहाँ से हट गया या डिलीट हो गया है और अपना काम करने के लिए वहाँ पर मौजूद ही नहीं है तो आपका एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम नहीं बनेगा तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा, तो आप इतनी बार बीमार पड़ोगे कि वो बच्चा जिसको हुआ है ये खासकर होगा क्या, बहुत कम समय में ही इसकी डेथ हो जाएगी। अब ये बीमारी को ठीक करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, पहले तो ये समझो ये बीमारी जो है ये है कैसी। ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है और ये बचपन से ही प्रेजेंट है उसमें, है ना, कॉन्जेनाइटल है, जब से वो पैदा हुई है समझ लो तब से ही है। तो इस डिज़ीज़ के लिए हम कह रहे हैं ये होता किस वजह से है, ये एडीए जीन के डिलीट हो जाने से। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है ना ही यहाँ पर एडिशन यूज़ किया गया है, यहाँ पर डिलीशन ऑफ द एडीए जीन की बात की गई है ना। ये जो एडीए जीन है ये एक तरह का एंजाइम बनाता है जो नेसेसरी है हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन करने के लिए। तो इसका क्योर क्या है, इसको ठीक करने का क्या तरीका है, इसके दो तीन तरीके हैं। एक है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जहाँ पर आप वो एंजाइम्स दिया करोगे, है ना, हालांकि वो भी पूरी तरह से क्यूरेबल नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करोगे, यहाँ पर भी इम्यून सिस्टम का रिस्पांस कुछ ना कुछ जनरेट होता नज़र आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये ऊपर के जो दोनों है ये नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल है, लेकिन जो जीन थेरेपी है ये पूरी की पूरी क्यूरेबल है ना, मतलब इससे ठीक हो जा सकता है, इससे ठीक हो जाएगा इंसान जिसको भी ये बीमारी हुई है। अब देखो इस केस में करते क्या है, मैं लीगली एक बार ढंग से समझा देता हूँ ताकि आप वो चीज़ समझो, जब आप देखोगे नोट्स तो प्रॉपरली आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर कहानी क्या होगी देखना ध्यान से। जीन थेरेपी के केस में हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम जीन को ठीक करेंगे कह दो या फिर आप कह दो इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, एनिमल सेल के अंदर अगर मुझे कोई पर्टिकुलर जीन पहुँचाना होता है तो आप किसका सहारा लोगे, कौन सा वेक्टर लोगे।
याद करो जब हम प्लांट की बात करते हैं तो टीआई प्लास्मिड डालते हैं, है ना। लेकिन जब एनिमल में हमें कोई जीन ले जाना है तो हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं, और उस वायरस में हम करते क्या है, मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब उसके जीन को कुछ चेंज करते हैं। उसका वो जीन जो इन्फेक्शन करता था उसको काट के हम अपना जीन लगा के रेट्रोवायरस को अंदर भेज देते थे कि आप अपना काम करो, रेप्लिकेशन वगैरह सब करो और हमारा जीन पहुंचा दो। यही काम हम करेंगे। इस एडीए जीन को रेट्रोवायरस की मदद से हम कहाँ भेज देंगे, उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के कहाँ पर हम भेजेंगे, हम देखेंगे लिम्फोसाइट के अंदर हम उसको भेजेंगे। लिम्फोसाइट में क्यों भेजेंगे, क्योंकि हम जानते हैं लिम्फोसाइट ही क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो अच्छे से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो लिम्फोसाइट में ही उसकी कमी होती है। तो हम करेंगे क्या, वो जीन जो हमने लिया था रेट्रोवायरस के थ्रू जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो लिम्फोसाइट में भेज देंगे। तो वहाँ पर वो जीन डीएनए से जब मिलेगा तो वो एंजाइम, प्रोटीन सब कुछ बनाएगा और मैकेनिज्म चलती रहेगी। इसे ही थोड़ा समझने की कोशिश करना। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ है उसमें, ये चाहो तो नोट डाउन कर लो एक बार। देखो इसमें हम करते क्या हैं, यहाँ पर सिंपली हम पेशेंट का ब्लड निकालते हैं और उसके ब्लड में कहीं ना कहीं लिम्फोसाइट होगा, और उस लिम्फोसाइट का कल्चर करते हैं बॉडी के बाहर साइड पे। कल्चर करना मतलब उसकी संख्या बढ़ाना, है ना। उसकी संख्या हमने बढ़ा ली, तो अब हम करेंगे क्या, इसी एडीए जीन को जिसकी कमी थी ये हमारे पास तैयार था, इस एडीए जीन का ये जो सी डीएनए जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोल रहे हो, ये सिंगल डीएनए को आप क्या करोगे, रेट्रोवायरस जो कि मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड रेट्रोवायरस मतलब डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, याद करो जो हम देख रहे थे इससे पहले वाले में, है ना। इसमें करते क्या थे, रेट्रोवायरस का वो सेगमेंट ऑफ जीन हटा देते थे जो इन्फेक्शियस था, और वहाँ पर हम अपना डिज़ायर्ड जीन डाल देते थे। लेकिन वायरस अपना मैकेनिज्म सेम टू सेम करेगा और हमारा डीएनए वहाँ पर पहुँचा देगा, है ना। तो ये वेक्टर की तरह काम करेगा, एडीए जीन को लिम्फोसाइट तक पहुँचा देगा ऑफ द पेशेंट। और ये बन क्या गया, अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बन चुका है विद एडीए जीन। अब ये जो लिम्फोसाइट्स में ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बन चुका है विद एडीए जीन, अब ये अपना एंजाइम वगैरह बना के प्रॉपर फंक्शन करेगा, और ये वापस से हम क्या कर देंगे, पेशेंट को लौटा देंगे उसके खून के ज़रिए। अब यहाँ पर बात ये की जाती है कि ये परमानेंट क्योर क्यों नहीं है, क्योंकि रीज़न इसके पीछे ये है, आपने ये जो जीन इंट्रोड्यूस किया, आपने इन लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस किया जो लिम्फोसाइट आपने उसके ब्लड से लिए थे, है ना। वो काम नहीं कर रहे थे, वो काम करने लगे, लेकिन ये सेल सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, अपने आप डिवाइड नहीं करती है। इसके अंदर वो जीन है, तब तक ये जिंदा रहेगी, तब तक काम करेगी। लेकिन जब इसका लाइफ स्पैन ख़त्म होगा, आप भी पढ़ते हो आरबीसी का भी लाइफ स्पैन होता है, डब्ल्यूबीसी का भी होता है, उसी तरह इन सेल्स का भी कुछ समय का लाइफ स्पैन होता है। जब तक ये जीवित रहेंगी तब तक इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स अच्छा करती रहेंगी। तो लिखा है कि लिम्फोसाइट इमॉर्टल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अमर है ना, कभी ना कभी मरेंगी। तो पीरियडिक इन्फ्यूजन हमें ज़रूरी है, तभी बार बार हॉस्पिटल ले जाकर ये काम हमें करना पड़ता है ना। तो याद रखने वाली एक चीज़ ये है कि सबसे पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी कहाँ हुआ था, 4 साल की एक बच्ची पे, है ना, 1990 के केस में। पूछा जाता है क्या ये इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर तभी है जब आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस चीज़ को डिटेक्ट कर लो, और उस टाइम पर आप क्या कर दो, एडीए जीन को डाल दो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना। एडीए जीन इंट्रोड्यूस एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, उस टाइम पे ये परमानेंट क्योर हो सकता है। क्लियर है। तो ये जीन थेरेपी की हमने यहाँ तक बात करी है। देन इसके आगे हम ट्रांसजेनिक एनिमल और भी एक आध टॉपिक अपना बचा, बायोपायरेसी, तो ये सब को लेकर हम कंप्लीट कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी रीड कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और पूरा कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।